हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस में। तो मैं सागर कुमार आज आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट 1 के जो जैक बोर्ड के साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, उसके पार्ट 2 को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट मीन्स समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे अभी तक, वो सबसे पहले जाके पार्ट 1 को देख लें, ठीक है, और उसके बाद फिर ही वो पार्ट 2 को देखें। और जो बच्चे स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी आगे वीडियोज़ को डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये जानना चाहिए होता है कि विश्व की महान मंदी जो होती थी वो 1929 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट मीन्स हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को क्या होता है ना कि वो राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो ट्रांसफ़र पेमेंट इसको शामिल नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मोस्ट लिक्विड एसेट? तो सबसे तरल संपत्ति, मतलब तरल संपत्ति का मतलब ऐसा संपत्ति को कह सकते हो जिस संपत्ति को आप कैरी कर सकते हो, मतलब जो ऐसा एसेट जो लिक्विडिटी हो, मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी शो करता हो। दैट मीन्स उसको आप यहाँ से मूवेबल एक तरह से कह सकते हो, मूव कर सकते हो। जैसे कि आप ज़मीन संपत्ति को मूव नहीं कर सकते हो, सोना को ज़्यादा मूव नहीं करता है। सबसे ज़्यादा तरल की बात आती है तो वहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा सबसे तरल संपत्ति होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो आप लोगों का एक चैप्टर होता है व्यावसायिक बैंक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि व्यावसायिक बैंक का जो कार्य है वो अगर आप लोग जानते ही होंगे कि उसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है। तो व्यावसायिक बैंक जमा स्वीकार करता है, ओके, शाख का निर्माण भी करता है, एजेंट का भी कार्य करता है, बट मुद्रा निर्गमन का कार्य वो नहीं करता है, ठीक है। मुद्रा निर्गमन कार्य का काम करने का जो काम होता है वो केंद्रीय बैंक का होता है। और इंडिया में जो केंद्रीय बैंक है वो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है, हो सकता है कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उसमें आप जमा स्वीकार करना, शाखा का निर्माण, एजेंट का कार्य करना, ये सब मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुद्रा निर्गमन का कार्य सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक मतलब जो भारत का केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक नहीं, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, ठीक है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा निर्गमन का काम वही करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? ठीक है, तो एमपीसी और एमपीएस। अब एमपीसी क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जब इन दोनों का सम जो होता है ऐड करने पे हमें हमेशा हमेशा ऑलवेज 1 मिलता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एमपीएस का मान 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? इसको अगर इंग्लिश में भी, देखिए सारे क्वेश्चन जो भी है वो सारे बाइलिंगुअल हैं, तो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा हिंदी में समझा दूँगा और वो इंग्लिश में सेम ही होता है, थोड़ा सा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो एमपीएस का अगर मान 0.2 दे रखा है, ओके, तो यहाँ से पूछ रहा है कि उसका मल्टीप्लायर दैट मीन्स गुणक क्या होगा। तो उसके गुणक का जो फार्मूला होता है मल्टीप्लायर का, वो बहुत ही इजी फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एम पी एस। तब यहाँ से अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 0.2 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर 5 हो जाएगा। ओके, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो देख लेते, यहाँ से जब मैं पॉइंट को रिमूव करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स उसका मल्टीप्लायर जो होगा वो 5 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के पूंजीगत आय का स्रोत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ ए गवर्नमेंट? तो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि जो सरकार का जो मेन आय का जो स्रोत होता है वो मेनली सरकार जो आता है वो सरकार के पैसा से वो कर से आते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो वित्तीय वर्ष क्या होता है कि वह फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वह ईयर में जिस ईयर में हमारे सारे कर का सारे कर या फिर सारा जितने भी आय व्यय होते हैं उसका लेखा जोखा होता है, ठीक। तो वो वर्ष की अवधि जो होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड बैलेंस? ट्रेड बैलेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है निर्यात माइनस आयात, दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश के व्यापार संतुलन के खाता में, चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो जो हमारा चालू खाता होता है उसमें व्यापार संतुलन के चालू खाते में विदेशी ऋण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉरेन डेबिट को शामिल नहीं किया जाता है, ओके। बाकी ये वस्तु का आयात निर्यात और विदेशी में जो निवेश में होते हैं वो सारी चीज़ों को शामिल तो किया जाता है, बट विदेशी जो ऋण होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पुस्तक है, आपको इसका नाम बहुत ज़रूरी, इसके राइटर का जो नाम है वो याद कर लीजिए, एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है कि मे भी पूछ लिया जाए। तो इस बुक के जो राइटर है वो हमारे J.M. किन्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप चाहो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना की राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन कौन सी होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सारी विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आय जो एक्चुअली होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा कि अगले सेशन में एक राष्ट्रीय आय के कंप्लीट वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को जो राष्ट्रीय आय से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। पर राष्ट्रीय आय की गणना करने की ऐसी कोई भी प्रतिशत विधि के नाम से कोई विधि नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो 42 का कितना आंसर हो जाएगा? सी। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या कौन सी है? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मुद्रा का कार्य नहीं है। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो कैसे पूछा सकता है कि बताइए मुद्रा का कार्य क्या क्या है, मुद्रा क्या है और मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा का कार्य जो होता है वो आप लोग देख लीजिए, मूल्य का मापन, कि कोई वस्तु है, जैसे कि आप 1 किलो चावल ले रहे हो तो एक चावल का कितना वैल्यू होगा, या फिर 1 किलो आटा ले रहे हो, या फिर एक कार की वैल्यू कितनी होगी, तो वो मूल्य का मापन का भी कार्य करता है। विनिमय का साधन, विनिमय का साधन करने का मतलब क्या होता है कि किसी मुद्रा के बदले में आप कोई सामान को परचेज करते हो तो विनिमय का साधन भी होता है। स्थगित भुगतान का साधन, ये भी एक मुद्रा का है, जितने भी आपके जो डेब्ट होते हैं, डिफर्ड पेमेंट होते हैं, वो आप मुद्रा से कर सकते हो। पर कीमत स्थिरता जैसे कोई भी कार्य मुद्रा का नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए सिंपल आप समझ भी सकते हैं कि किसी चीज़ का जो प्राइस स्टेबिलिटी होता है वो मुद्रा का कार्य कैसे हो सकता है? मुद्रा तो उसका मूल्य का मापन कर सकता है कि उसकी प्राइस कितनी हो सकती है, बट उसकी स्थिरता को मुद्रा का कार्य नहीं होता, ठीक है ना। कि कीमत स्थिर, जैसे कि आज पेट्रोल का प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा है, तो ये मुद्रा का कार्य नहीं है कि हाँ वो इस प्राइस को रेट को बढ़ा रहा है, ओके। तो काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर पाओगे। ये इकोनॉमिक्स क्या है कि जितना आप उसको रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन को मैंने अपने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा सा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स जो भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, RBI, वो मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो कर नीति हो गया ऑप्शन नंबर ए, वो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, और क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक
फीलर्स होते हैं। तो एग्जाम्स में इस बार क्या होंगे ना कि आप लोगों को 5 फीलर्स, ठीक है, 5 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में, अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्रक डैश खाली जगह संबंधित निर्णय करता है। तो जो अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्र होता है वो उत्पाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक है, अब इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो लिख सकते हैं प्रोडक्शन, आंसर हो जाएगा इसका। मतलब आप लोग कह सकते हो कि हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी टेक्स द डिसीजन रिलेटेड टू उत्पाद। मतलब कि जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड को आप समझ सकते हो कि जो भी एक घर परिवार होता है वो इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि उत्पाद, किसी प्रोडक्शन का कितना, मतलब किसी वस्तु को कितना प्रोड्यूस करना है, ये अर्थव्यवस्था में हाउस होल्ड डिसाइड करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है डैश कहलाती है। तो वैसी वस्तुएं जो उत्पादन में कच्चे माल, जैसे कि आप लोग सोच सकते हो कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे कि तो इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, लोहा का यूज करके आप लोग साइकिल, कार, इंजन, छड़, बहुत सारी चीज़ों का, गेट वगैरह का भी निर्माण किया जाता है। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इसका आंसर आप लोग चाहो तो आप लोग लिख सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लेंगे इसको मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निवल निर्यात घरेलू आय का हुआ फलन है। मतलब कि नेट एक्सपोर्ट इज़ द क्या फलन है, यहाँ पे पूछ सकता है कि जो निवल आय निर्यात घरेलू आय का किस प्रकार का फलन है। तो नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो प्राथमिक फलन होता है। क्या होता है, प्राथमिक फलन होता है। इसको इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे प्राइमरी फंक्शन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य डैश करता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग बार बार रिपीट देख रहे हैं, इससे पहले मैं 2 बार बता चुका हूँ कि मुद्रा से रिलेटेड जो भी काम होगा, चाहे मुद्रा का निर्गमन हो, उसका प्रसार हो, वो कौन सा काम बैंक करेगी, मतलब कौन करेगी, वो आरबीआई करेगी। ठीक है, और आरबीआई कौन है, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सारे कंट्रीज में एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, जिसको, जो हमारे इंडिया में आरबीआई है। तो मुद्रा प्रसारण का नियंत्रण का काम कौन करता है, वो आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी व्यय से कम होती है। मतलब कि देखा जाए तो सिंपली, अगर उसकी सरकार की आय, मतलब जो इनकम है उसके व्यय, उसके एक्सपेंडिचर से कम होगी, तो उस प्रकार के बजट को हम लोग घाटे का बजट कहते हैं। ओके, चलिए तो ये हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है। और मैं अगेन सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे का बेनिफिट मिल सके। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो, शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एम्बिशन क्लासेस को। ओके, थैंक यू।